ये कहानी है उस सफर की जब भारत ने पहली बार अपनी किस्मत खोद लिखी। ये था आत्मनिर्णय का पहला मंच जहां भारत ने अपने नियम खुद बनाए। तो सवाल ये है कि आखिर एक संविधान की जरूरत क्यों थी? इसका जवाब छिपा है अतीत में। देखिए, पुराने एक्ट्स तो बस ब्रिटिश हुकूमत चलाने के दस्तावेज थे। संविधान सभा एकदम अलग थी। इसका असली काम था सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना, ना कि लोगों की आज़ादी पर। ये सफ़र वाकई बहुत लंबा था। 1895 में जो मांग उठी वो 1946 में जाकर सच हुई। पार्टीशन के बाद मेंबर्स की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। लेकिन इन 299 सदस्यों में सच पूछिए तो पूरा हिंदुस्तान बसता था। इसकी कमान थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे दिग्गजों के हाथों में। पूरे भारत के कोने कोने से प्रतिनिधि आए थे ताकि किसी की भी आवाज़ छूट ना जाए। इस दिन नेहरू जी ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो हमारे संविधान की आत्मा बना। और इसी ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे हमारे मूल आदर्शों को स्थापित किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। तो ये सभा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं थी, ये आने वाले कल के लिए एक मजबूत वादा थी। तो बात करते हैं कि भारत को एक नई संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ सकती है। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, क्या हमारा लोकतंत्र सच में जनता के कंट्रोल में है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की कई मुश्किलों की असली जड़ हमारा संविधान ही है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि ये बहुत जटिल है, इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। एक बड़ी कमी ये बताई जाती है कि संविधान ने सरकार को मैनेजर की जगह कस्टोडियन यानी संरक्षक बना दिया। और यही कस्टोडियन वाली भूमिका सरकार को लोगों की जिंदगी में दखल देने की बेहिसाब ताकत देती है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में संविधान सबसे बड़ा होता है, सरकार से भी ऊपर। पर भारत में एक ट्विस्ट है, संविधान को बदलने की असली ताकत संसद के ही पास है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ऐतिहासिक भूल थी, नियम बनाने वालों को ही नियम बदलने की शक्ति देना? इससे एक पीपल अपॉइंटेड डेमोक्रेसी तो बनती है, पर पीपल कंट्रोल्ड नहीं। मतलब संसद चाहे तो कोई भी बड़ा सुधार बस एक संशोधन से वापस ले सकती है। तो इस पावर इम्बैलेंस का हल क्या है? खैर, इसके लिए एक नया आइडिया सामने रखा गया है, और वो आइडिया है एक नई इंडिपेंडेंट संविधान सभा का। इसका काम सरकार चलाना नहीं होगा, ये बस संविधान के गार्जियन की तरह संसद की शक्तियों पर नजर रखेगी। प्रोसेस सिंपल होगा, संसद प्रस्ताव लाए, सभा रिव्यू करे, और अगर बात न बने तो फैसला जनता करेगी। और इसी फ्रेमवर्क से एक सच्चे तरीके का पीपल कंट्रोल डेमोक्रेसी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मकसद साफ है, संविधान संसद का टूल ना हो बल्कि जनता का रक्षक बने। इसे मानने वालों का कहना है कि वास्तविक लोक स्वराज्य पाने का यही एकमात्र तरीका है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, अगर सिस्टम खुद को कंट्रोल करने वाले नियम ही बदल दे तो क्या लोकतंत्र सच में सेफ है? संविधान सभा के निर्माण की तीसरी कड़ी में देखते हैं कि बुनियादी बदलाव इतना मुश्किल क्यों है। कहते हैं इसका जवाब एक मजबूत अदृश्य दीवार में छिपा है जो हर बदलाव को रोक देती है। इस दीवार की सबसे बड़ी मजबूती है सत्ता का केंद्रीकरण। इसी से राजनीतिक वर्ग जवाबदेही से बच जाता है। मतलब शासक और जनता के बीच शक्ति का एक बड़ा असंतुलन बन जाता है। तो ये दीवार बनी कैसे है? चलिए इसकी एक एक ईंट को गौर से देखते हैं। पहली ईंट, सांसदों के पास संविधान को बदलने की लगभग असीमित शक्ति है। सोचिए, जब नियम बनाने वाले ही सत्ता में हों तो हर बदलाव अपनी शक्ति बचाने के लिए हो सकता है। राज्य को जनता का मैनेजर होना था, पर वो बन गया कस्टोडियन जो जनता के हक को कंट्रोल करता है। और इसी भूमिका के बदलने को राजनीतिक भ्रष्टाचार की सबसे गहरी जड़ माना जाता है। अब देखते हैं दूसरी ईंट को, जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों है। पार्टियां सत्ता कम नहीं करना चाहती और कल्याण के नाम पर समाज की ताकत व्यवस्था के हाथ में चली गई। एक और ईंट है, जानबूझकर किया गया विभाजन। संविधान ने कथित तौर पर सामाजिक बंटवारे को संरक्षण दिया। कहा जाता है कि इसका मकसद था वोट बैंक बनाना, ताकि जनता कभी एक होकर आवाज न उठा सके। और फिर आती है चौथी ईंट, भाषा की बाधा। संविधान की मुश्किल भाषा इसे आम नागरिक की समझ से दूर कर देती है, वो बस वकीलों के लिए रह गया है। तो इन सब ईंटों से बनता है एक सिस्टम कंट्रोल्ड संविधान, पीपल कंट्रोल नहीं। तो फिर इस दीवार को बचाता कौन है? इसे बचाया जाता है कुछ मजबूत तर्कों से। संविधान को पवित्र बताकर इसे बदलने की हर बहस को रोक दिया जाता है। तो क्या इस दीवार को तोड़ा जा सकता है?
विश्लेषण में इसका भी एक रास्ता सुझाया गया है। रास्ता ये है, संसद प्रस्ताव दे, नई संविधान सभा समीक्षा करे और अंतिम फैसला जनमत संग्रह से हो। इसे लोक स्वराज्य कहा गया है, यानी संवैधानिक शक्ति असल में जनता के पास हो। तो सवाल यही उठता है, क्या सिस्टम को जवाबदेह बनाने के लिए नई संविधान सभा ही एकमात्र रास्ता है? नमस्कार। पिछली कुछ कड़ियों में हमने संविधान के इतिहास और उसकी चुनौतियों को समझा है, तो अब वक्त आ गया है उस पहल को जानने का जो संविधान की असली शक्ति वापस जनता के हाथों में देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। चलिए इस नई सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और देखिए, ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। क्या संविधान एक ऐसी व्यवस्था बन चुका है जो सिर्फ सिस्टम को, मतलब तंत्र को मजबूत करती है, या फिर ये आज भी लोग, यानी हम सब लोगों के अधिकारों का रक्षक है? बस इसी कश्मकश ने एक नई पहल को जन्म दिया है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सवाल आज उठ ही क्यों रहा है। संविधान बनाया तो इसलिए गया था कि नागरिकों को ताकत मिले, पर अब बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये सिर्फ व्यवस्था का एक हथियार बनकर रह गया है। देखिए, किसी भी संविधान का जो सबसे मूल उद्देश्य होता है, जैसा कि बृजेश राय और मुनि जी जैसे विचारकों ने भी साफ किया है, वो है राज्य की शक्तियों पर एक लगाम लगाना, ये पक्का करना कि सरकार तानाशाही की तरफ ना बढ़े और हम सब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा जब वही व्यवस्था जिसे संविधान ने बनाया है खुद इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए कि वो संविधान के असल मकसद को ही चुनौती देने लगे? और सच कहें तो यही आज की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। तो फिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आज बदलाव की मांग कर रही हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती बताई जाती है वो ये है कि संविधान ने राज्य को समाज का एक प्रबंधक यानी मैनेजर बनाने की जगह उसे संरक्षक यानी गार्डियन बना दिया। अब फर्क समझिए, प्रबंधक जनता के लिए काम करता है, जैसे सुरक्षा देना, न्याय देना, लेकिन संरक्षक वो तो जनता के लिए फैसले लेने लगता है और हमारी निजी जिंदगी में भी दखल दे सकता है। और यही आप देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बहुत गहरा सोर्स माना गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है। एक जो सबसे बड़ी कह सकते हैं ऐतिहासिक भूल मानी जा रही है वो ये है कि संविधान को बदलने का, उसमें संशोधन करने का जो आखिरी अधिकार है वो संसद को दे दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो नियम बना रहा है और जिसके लिए नियम बन रहा है वो एक ही हो गए, और यहीं से आप देखिए एक संसदीय तानाशाही का खतरा पैदा हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां हम लोग अपने शासक चुन तो सकते हैं, पर चुनने के बाद उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। मुनि जी का ये जो कथन है ना, ये इस फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि भाई संविधान राज्य के लिए है और कानून व्यक्ति के लिए। जब ये लाइन धुंधली होने लगती है तो सिस्टम व्यक्ति पर हावी होने लगता है। और एक और बड़ी चुनौती, जैसा कि बहादुर सिंह जी जैसे वक्ताओं ने बताया, वो है संविधान की भाषा। इतनी जटिल, इतनी अस्पष्ट कि वो आम नागरिक की समझ से ही बाहर है। एक तरह से वकीलों का स्वर्ग बन गया है, आम लोगों की गाइड नहीं। तो इन सारी चुनौतियों को जानने के बाद अब बात करते हैं समाधान की तरफ। एक ऐसी पहल की जो नागरिकों द्वारा ही नागरिकों के लिए शुरू की गई है। और ये है वो ठोस समाधान, एक नई पहल और एक वेबसाइट संविधान सभा.info। यहाँ पर नागरिक अपनी खुद की एक संविधान सभा बना रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है कि हम सब संविधान को समझ सकें और उस पर अपना अधिकार वापस ले सकें। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ करना जरूरी है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ना ही कोई सरकारी घोषणा। ये एक सामाजिक जागरण अभियान है, मतलब समाज का खुद से किया हुआ एक वादा, जिसका लक्ष्य संविधान को किताबों से निकालकर एक जिंदा दस्तावेज बनाना है। तो सवाल ये है कि ये सभा आखिर काम कैसे करेगी, और सबसे जरूरी, इसमें कोई शामिल कैसे हो सकता है? आइए इसको समझते हैं। इसमें हिस्सा लेने इसमें हिस्सा लेने का तरीका बहुत ही सरल रखा गया है। संविधान सभा.info पर जाकर रजिस्टर कीजिए, साल में होने वाली बैठकों में शामिल होइए, रोजाना की ऑनलाइन चर्चाओं से जुड़िए और इस बातचीत में अपना योगदान दीजिए। इस पूरी पहल की जो नींव है वो इन 4 वार्षिक बैठकों पर टिकी हुई है। यही बैठकें पूरे साल भर की बातचीत को एक ढांचा देती हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी काफी लचीला और सबको साथ लेकर चलने वाला बनाया गया है। साल में 1 बैठक आमने सामने होती है और 3 बैठकें ऑनलाइन। इसके साथ ही रविवार को छोड़कर हर रोज जूम पर खुली चर्चा होती है।
और सबसे अच्छी बात, कोई भी सिर्फ एक बैठक में या साल भर में 10 चर्चाओं में शामिल होकर एक्टिव मेंबर बन सकता है। अब एक बहुत जरूरी सिद्धांत, ये सभा सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक विषयों पर ही ध्यान देगी। बाकी जितने भी विषय हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वो सब रोजाना के चर्चा मंच के लिए हैं। मुनि जी के अनुसार ये जो साफ बंटवारा है, ये मकसद को भटकने नहीं देता और उसे केंद्रित रखता है। तो अंत में चलिए इस पूरी पहल के बड़े और लंबे लक्ष्य को समझते हैं। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका मकसद है वास्तविक लोक स्वराज्य की स्थापना करना। इस पहल का जो आखिरी लक्ष्य है, वो है लोक नियंत्रित लोकतंत्र की स्थापना। इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां जनता सिर्फ हर 5 साल में अपने शासक नहीं चुनती, बल्कि उन नियमों पर भी अपना आखिरी कंट्रोल रखती है जिनसे पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। साफ शब्दों में कहें तो इस नई सभा का मकसद संसद की जगह लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके समानांतर एक ऐसी संस्था के तौर पर काम करना है जो राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर, आज़ाद होकर संविधान के एक प्रहरी की, एक गार्डियन की भूमिका निभाए। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी लोकतंत्र में इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की जो अंतिम शक्ति है, वो आखिर किसके पास होनी चाहिए? चुने हुए प्रतिनिधियों के पास या फिर खुद जनता के पास? सोचिएगा जरूर। इस संवाद में शामिल होने के लिए और इस समाधान का हिस्सा बनने के लिए संविधानसभा.info पर जरूर जाएं, क्योंकि लोक का अधिकार लोक के संविधान से ही आएगा। समय आ गया है अपना हिस्सा निभाने का। जय हिंद।